नमस्कार। और आज की इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक कहानी पर चर्चा कर रहे हैं, एक 20 साल पुरानी बेहद मशहूर योजना के अंत की और एक नई महत्वाकांक्षी योजना के जन्म की। बिल्कुल। हमारे हाथ भारत सरकार के प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का एक दस्तावेज लगा है जो बता रहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा अब शायद अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। और उसकी जगह लेने के लिए एक नया कानून प्रस्तावित है, विकसित भारत जी रामजी विधेयक 2025। जी। और ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है, ये ग्रामीण भारत को देखने के नजरिए में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने की कोशिश है। बिल्कुल। मनरेगा मतलब लगभग 2 दशकों से ग्रामीण भारत की सामाजिक सुरक्षा की रीढ़ रहा है। इसमें कोई शक नहीं। करोड़ों लोगों को मुश्किल समय में सहारा दिया है। तो सवाल ये है कि इस बदलाव की कहानी के पीछे की असली वजह क्या है? क्या पुराना हीरो अब थक चुका था? और ये नया विधेयक इस नए डिजिटल और आकांक्षी ग्रामीण भारत की जरूरतों को कैसे पूरा करने का वादा करता है? हाँ, यही सबसे दिलचस्प सवाल है और आज हम इसी की परतें खोलेंगे कि ये बदलाव क्यों हो रहा है, इसमें नया क्या है और इसका जमीन पर किसानों, मजदूरों और पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यही समझते हैं कि मनरेगा जो इतने सालों से चल रहा था और जिसे क्रांतिकारी कानून माना जाता था, जी, आखिर उसमें बदलाव की जरूरत महसूस ही क्यों हुई? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि मनरेगा ने कई बड़ी सफलताएं हासिल की। दस्तावेज भी इस बात को मानता है। अच्छा। जैसे कि 2013-14 और 2025-26 के बीच काम करने वालों में महिलाओं की भागीदारी 48% से बढ़कर 58% से ज्यादा हो गई। अरे वाह, ये तो एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव है। बहुत बड़ा। और पेमेंट सिस्टम में भी तो काफी सुधार हुआ था। आधार आधारित पेमेंट और इलेक्ट्रॉनिक वेतन भुगतान। हाँ, बिल्कुल। उससे भ्रष्टाचार कम करने की कोशिश हुई। लगभग 99% वेतन भुगतान सीधे बैंक खातों में होने लगा। कामों की जियो टैगिंग से पारदर्शिता बढ़ी। तो मतलब डिलीवरी सिस्टम को आधुनिक बनाने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन इन सुधारों के बावजूद योजना की नींव में आप कह सकती हैं कि कुछ गहरी दिक्कतें बनी हुई थीं। अच्छा, तो वो दिक्कतें क्या थीं? जब डिलीवरी सुधर रही थी तो समस्या कहाँ थी? समस्या योजना के मूल स्वरूप में आ रही थी। कई राज्यों में निगरानी से पता चला कि जमीनी स्तर पे काम ही उपलब्ध नहीं था। ओह। और जहां काम था भी, वहां श्रम केंद्रित कामों में अवैध रूप से मशीनों का इस्तेमाल हो रहा था। और वो डिजिटल हाजिरी वाला सिस्टम, उसका भी दुरुपयोग होने की खबरें थी, है ना? बिल्कुल। नतीजा ये हुआ कि महामारी के बाद के दौर में बहुत कम परिवार पूरे 100 दिन का काम ले पाए। मतलब सिस्टम तो आधुनिक हो रहा था, लेकिन योजना का जो मूल मकसद था 100 दिन का काम देना, वही पूरा नहीं हो पा रहा था। ठीक यही बात है, ढांचा चरमरा रहा था। और इसके साथ एक और बहुत बड़ी वजह है। आज का ग्रामीण भारत 2005 के ग्रामीण भारत से बहुत अलग है। ये तो है। जब मनरेगा बना था तब गरीबी बहुत ज्यादा थी। दस्तावेज के मुताबिक 2011-12 में गरीबी 27% के करीब थी। 27%? जी, जो 2022-23 में घटकर सिर्फ 5.3% रह गई है। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा। आज ग्रामीण आय बढ़ी है, लोगों के काम करने के तरीके बदले हैं और डिजिटल कनेक्टिविटी ने एक नया संसार खोल दिया है। तो ये साफ है कि जिस ग्रामीण भारत के लिए मनरेगा बना था वो अब काफी बदल चुका है। बिल्कुल। तो फिर ये नया विकसित भारत जी रामजी विधेयक इस नए ग्रामीण भारत की जरूरतों को कैसे पूरा करने का वादा करता है? इसके बड़े वादे क्या हैं? इस नए विधेयक के आप कह सकते हैं 3 मुख्य स्तंभ हैं। ठीक है। रोजगार की गारंटी को और मजबूत करना, सिर्फ काम के बदले काम नहीं बल्कि टिकाऊ संपत्ति बनाना और तकनीक के जरिए हर स्तर पर जवाबदेही तय करना। चलिए पहले स्तंभ पर आते हैं, रोजगार गारंटी। इसमें सबसे बड़ा बदलाव क्या है? सबसे सीधा और बड़ा बदलाव ये है कि रोजगार की गारंटी को हर ग्रामीण परिवार के लिए 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। 125 दिन? जी, यानी सीधे सीधे 25% की बढ़ोतरी। ये तो मजदूरों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है, लेकिन किसानों का क्या? उनकी हमेशा से शिकायत रही है कि जब खेती का सीजन आता है, बुवाई या कटाई के वक्त, तो मनरेगा की वजह से उन्हें मजदूरी नहीं मिलते। ये एक बहुत पुरानी और गंभीर समस्या रही है। जी, इस विधेयक में इसका एक बहुत ही व्यावहारिक समाधान निकालने की कोशिश की गई है। वो क्या है? इसमें कुल 60 दिनों के नो वर्क पीरियड यानी काम रहित अवधि का प्रावधान है। अच्छा। राज्य सरकारें अपने यहाँ के कृषि कैलेंडर के हिसाब से
बुआई और कटाई के सबसे व्यस्त 60 दिनों को अधिसूचित कर सकती हैं। मैं किसानों के लिए इसका फायदा समझ सकता हूँ, ये तो बहुत बड़ी मदद होगी। हाँ, लेकिन उन 60 दिनों में उन मजदूरों का क्या होगा जो पूरी तरह से इसी आय पर निर्भर हैं? क्या उनके लिए कोई वैकल्पिक प्रावधान है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। दस्तावेज इस पर सीधे तौर पर कुछ नहीं कहता, लेकिन इसके पीछे की सोच ये है कि उन 60 दिनों में कृषि क्षेत्र में ही मजदूरों की मांग इतनी ज्यादा होती है कि उन्हें वहां काम मिलने की पूरी संभावना होगी। शायद बेहतर मजदूरी पर भी। शायद बेहतर मजदूरी पर भी। ये एक तरह से किसानों और खेत मजदूरों के हितों में संतुलन बनाने की कोशिश है। ये तो काफी सोचा समझा कदम लगता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि जो काम किया जाएगा उसकी प्रकृति क्या होगी? क्या अब भी वही तालाब खोदने और कच्ची सड़कें बनाने जैसे काम होंगे? नहीं, और यहीं पर इस विधेयक का दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण बदलाव छिपा है। अच्छा। अब काम बिखरे हुए नहीं होंगे, बल्कि 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर केंद्रित होंगे। 4 क्षेत्र कौन कौन से? पहला है जल सुरक्षा, मतलब नहरें बनाना, चेक डैम, तालाबों का जीर्णोद्धार, ताकि पानी की कमी से निपटा जा सके। ठीक है। दूसरा है मुख्य ग्रामीण अवसंरचना, जैसे पक्की सड़कें, ग्राम पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्र। और बाकी 2? तीसरा क्षेत्र है आजीविका से जुड़ा बुनियादी ढांचा, जैसे ग्रामीण हाट, जहां किसान अपनी उपज बेच सकें, भंडारण के लिए गोदाम और डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर। और चौथा है जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, मतलब बदलते मौसम की मार झेलने की तैयारी। बिल्कुल, जैसे बाढ़ या चक्रवात से बचने के लिए आश्रय बनाना और जंगलों को आग से बचाने का प्रबंधन करना। तो मतलब अब फोकस सिर्फ गड्ढे खोदने या मजदूरी देने पर नहीं है? नहीं, बल्कि ऐसे एसेट्स यानी संपत्ति बनाने पर है जो गांव को लंबे समय तक आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाएंगे। हाँ, ये तो एक तरह का रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्लान लग रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसका लक्ष्य सिर्फ रोजगार नहीं, बल्कि टिकाऊ और उपयोगी संपत्ति बनाना है। दस्तावेज में एक दिलचस्प शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इन सभी संपत्तियों को विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक का हिस्सा बनाया जाएगा। एक मिनट, ये स्टैक शब्द थोड़ा टेक्निकल है। क्या इसका मतलब एक तरह का सेंट्रलाइज्ड डिजिटल डेटाबेस है? हाँ, या एक राष्ट्रीय रजिस्टर जहां बनी हुई हर सड़क, हर तालाब का रिकॉर्ड रहेगा ताकि कोई भी देख सके कि पैसा कहां और कैसे खर्च हुआ? बिल्कुल। इसका मतलब यही है कि हर संपत्ति की डिजिटल मैपिंग होगी, उसकी पूरी जानकारी एक जगह उपलब्ध होगी, ताकि योजना बनाने और निगरानी करने में आसानी हो। जी, यह एक एकीकृत राष्ट्रीय विकास रणनीति का हिस्सा है। योजनाओं में अक्सर फंडिंग और जवाबदेही को लेकर बड़े सवाल उठते हैं। बिल्कुल। मनरेगा में भी बजट को लेकर केंद्र और राज्यों में काफी खींचतान चलती थी। इस नए विधेयक में इस मुश्किल को कैसे सुलझाया गया है? यहाँ फंडिंग के मॉडल में एक बुनियादी बदलाव किया गया है। देखिए, मनरेगा एक मांग आधारित यानी डिमांड बेस्ड मॉडल पर चलता था। अच्छा। जितने लोग काम मांगेंगे सरकार को उतना पैसा देना पड़ता था। इससे बजट का सही अनुमान लगाना लगभग नामुमकिन था। इसे ऐसे समझिए, पहले मनरेगा एक पोस्टपेड प्लान जैसा था। हाँ, कह सकते हैं। जहां बिल महीने के आखिर में आता था और किसी को पता नहीं होता था कि कितना होगा। अब ये एक प्रीपेड प्लान जैसा है। क्या बेहतरीन एनोलॉजी है, बिल्कुल यही बात है। राज्यों को साल की शुरुआत में ही पता है कि उनके पास कितना बजट है, जिससे वे बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं। बिल्कुल। नया विधेयक मानक आवंटन यानी नॉर्मेटिव फंडिंग के सिद्धांत पर काम करेगा। केंद्र सरकार कुछ तय मापदंडों के आधार पर, जैसे राज्य की ग्रामीण आबादी, गरीबी का स्तर और पिछले प्रदर्शन के आधार पर राज्यों को हर साल एक निश्चित फंड देगी। इससे बजट में स्थिरता आएगी और प्रेडिक्टेबिलिटी भी। और इसके साथ ही ये अब एक केंद्र प्रायोजित योजना होगी जिसमें लागत का बंटवारा होगा। जी हाँ, ज्यादातर राज्यों के लिए केंद्र और राज्य का हिस्सा 60-40 का होगा। और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए? पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए ये 90:10 का अनुपात होगा। तो अब राज्यों की जेब पर भी असर पड़ेगा और उनकी वित्तीय जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। जी। चलिए, ये तो हुई पैसे की बात, लेकिन दुरुपयोग और भ्रष्टाचार की शिकायतों का क्या? उसके लिए क्या इंतजाम है? यहाँ पर इस विधेयक का तीसरा स्तंभ काम आता है, तकनीक के जरिए जवाबदेही। दस्तावेज एक पूरे डिजिटल इकोसिस्टम की बात करता है। सबसे पहले मजदूरों, कर्मचारियों और हर लेन देन के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। यानी फर्जी हाजिरी और घोटालों की गुंजाइश कम होगी। उम्मीद तो यही है। दूसरा है रियल टाइम मॉनिटरिंग, मतलब मोबाइल ऐप और डैशबोर्ड के जरिए काम की प्रगति, मजदूरों की तैनाती और भुगतान की स्थिति को कोई भी कहीं से भी ट्रैक कर सकेगा। और तीसरा जो आपने बताया वो बहुत दिलचस्प है,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ, एआई का उपयोग योजना बनाने, सोशल ऑडिट करने और धोखाधड़ी के पैटर्न को पकड़ने के लिए किया जाएगा। और जमीनी स्तर पर काम की निगरानी के लिए भूस्थानिक प्रौद्योगिकी जियोस्पेशियल टेक का इस्तेमाल होगा, यानी हर काम की सैटेलाइट तस्वीरें और डिजिटल मैपिंग। एआई और सैटेलाइट मॉनिटरिंग, सुनने में तो ये भविष्य की तकनीक लगती है, लेकिन क्या हमारे गांवों में इसे जमीन पर उतारने के लिए वाकई में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल साक्षरता है? ये एक बड़ा सवाल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तकनीक कुछ लोगों के लिए, खासकर सबसे गरीब तबके के लिए, एक नई दीवार खड़ी कर दें? ये इस पूरी योजना की सबसे बड़ी चुनौती भी है और सबसे बड़ा सवाल भी। दस्तावेज इस पर जोर देता है, लेकिन जाहिर है कि इसे लागू करना आसान नहीं होगा। तो इसके लिए बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग और ग्रामीण डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सोच ये है कि तकनीक को सामुदायिक निगरानी के साथ जोड़ा जाए। अच्छा, इसीलिए हर 6 महीने में ग्राम सभा द्वारा अनिवार्य सामाजिक लेखा परीक्षा यानी सोशल ऑडिट का प्रावधान भी रखा गया है। मतलब एक मिला जुला मॉडल बनाने की कोशिश है। जी, तकनीक और लोगों की भागीदारी का। ठीक है, तो अंत में इन सभी बदलावों को समेटते हैं। अगर हम इसे अलग अलग समूहों के नजरिए से देखें तो मजदूरों, किसानों और पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इससे क्या ठोस लाभ मिलेगा? चलिए एक एक करके देखते हैं। मजदूरों के लिए सबसे बड़ा फायदा 125 दिन का काम है, जिससे उनकी सालाना कमाई बढ़ेगी। बिल्कुल पारदर्शी और समय पर डिजिटल भुगतान मिलेगा। और अगर राज्य सरकार काम देने में नाकाम रहती है तो उन्हें अनिवार्य बेरोजगारी भत्ते का कानूनी संरक्षण मिलेगा। और किसानों के लिए, जिनकी शिकायतें हमेशा रहती थीं? किसानों के लिए जैसा हमने बात की, खेती के सीजन में मजदूरों की उपलब्धता एक बड़ी राहत होगी। इसके अलावा जो नई संपत्ति बनेंगी, जैसे सिंचाई के लिए नहरें, भंडारण के लिए गोदाम, उसका सीधा लाभ उनकी खेती को मिलेगा। और बेहतर ग्रामीण सड़कों से फसल को बाजार तक ले जाना आसान होगा, जिससे फसल के बाद होने वाला नुकसान कम होगा। और इसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट भी होगा, है ना? वो कैसे? जब मजदूरों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा तो वे स्थानीय बाजार में खर्च करेंगे। हाँ, जिससे छोटे दुकानदारों, कारीगरों के भी कमाई बढ़ेगी। ये पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक चक्र शुरू कर सकता है। बिल्कुल, यही इसका सबसे बड़ा लक्ष्य है। पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए ये उत्पादक संपत्तियों का निर्माण करेगा, जल सुरक्षा बढ़ाएगा, बाजार तक पहुंच सुधारेगा और लोगों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से लड़ने के लिए तैयार करेगा। जी, जब ग्रामीण परिवारों की आय और सुरक्षा बढ़ेगी तो स्थानीय स्तर पर मांग भी बढ़ेगी, जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को गति दे सकती है। तो संक्षेप में कहें तो ये विधेयक सिर्फ मनरेगा का नाम बदलने या उसमें कुछ दिन जोड़ने की कवायद नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये ग्रामीण रोजगार को विकसित भारत 2047 के बड़े लक्ष्य के साथ जोड़ने का एक गंभीर प्रयास है। हाँ, ये रोजगार गारंटी को सिर्फ एक सामाजिक सुरक्षा के जाल से आगे ले जाकर टिकाऊ ग्रामीण विकास और संपत्ति निर्माण का एक रणनीतिक जरिया बनाने की कोशिश है। आपने एकदम सही सारांश दिया। ये सामाजिक सुरक्षा को दीर्घकालिक आर्थिक विकास और वित्तीय स्थिरता के साथ संतुलित करने का एक प्रयास है। ये इस सोच पर आधारित है कि आज के ग्रामीण भारत को सिर्फ न्यूनतम आय की गारंटी नहीं, बल्कि विकास के बेहतर अवसरों की भी जरूरत है। आज की इस गहन चर्चा को समाप्त करते हुए एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। पूछिए। हमें तकनीक से जुड़ी चुनौतियों की बात तो की, लेकिन एक और गहरा सवाल है। ये नया विधेयक जवाबदेही के लिए डेटा, एआई और रियल टाइम मॉनिटरिंग पर बहुत ज्यादा निर्भर है। हाँ, ये तो है। जब हर मजदूर, हर काम और हर रुपया डिजिटल रूप से ट्रैक किया जाएगा तो ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस विशाल डेटा का मालिक कौन होगा और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। क्या ये पारदर्शिता की एक नई युग की शुरुआत करेगा, या ये ग्रामीण भारत में निगरानी का एक ऐसा तंत्र बना देगा जिसके अपने अलग खतरे हो सकते हैं? इसका जवाब शायद भविष्य ही